हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी फार्मा 99 में। तो हम आज बात करने वाले हैं बी फार्म 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कीमोथेरेपी की। आज हम बी फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर सेकेंड को कम्प्लीटली कवर करेंगे। और इस जो यूनिट हमारी सेकेंड रहने वाली है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली कीमोथेरेपी के बारे में। और कीमोथेरेपी को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपका सेमेस्टर एग्जाम और जीपैट एग्जाम भी साथ ही में दोनों की प्रिपरेशन हो जाए। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको एक ही वीडियो देखना होगा और साथ ही साथ दो प्रिपरेशन होगी। जीपैट एग्जाम प्रिपेयर भी होगा और सेमेस्टर एग्जाम के भी क्वेश्चन प्रिपेयर होते रहेंगे। तो यह जो वीडियो रहने वाला है, यह ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी फॉर्मेट में रहने वाला है। एक ही लेक्चर में आपको जीपैट एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए ही हेल्प मिलने वाली है। इसमें हम ऐसे स्टडी करेंगे कि आपका सेमेस्टर एग्जाम और जीपैट एग्जाम दोनों ही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीमोथेरेपी की, कि कीमोथेरेपी क्या होती है। फिर उसका हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल, फिर कुछ डिफिनेशंस को देखेंगे, फिर हम हिस्ट्री देखेंगे कीमोथेरेपी की। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो कीमोथेरेपी में जिन हम ड्रग्स का यूज करते हैं वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं। और फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद मैकेनिज्म देखेंगे। और उसके बाद हम इन सभी के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि जीपैट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा रहेगा कि आपको एक वीडियो देखना होगा और साथ में दोनों चीज़ की ही प्रिपरेशन होती रहेगी। तो बिना कोई देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कीमोथेरेपी की, कि कीमोथेरेपी क्या होती है। तो आप ऐसा समझिए कि कीमोथेरेपी आज के दिनों में, क्या आपने सुना ही होगा कि यदि मान लो कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर है, तो उसको क्या होगा कि उसके मतलब यह जो होता है, यह कैंसर के ट्रीटमेंट का एक टाइप होता है कीमोथेरेपी। बेसिकली अगर जो आपने कभी सुना होगा कि हाँ किसी व्यक्ति की कीमोथेरेपी चल रही है, तो आपके मन में ख्याल आता ही होगा कि हाँ उससे उसको कैंसर है, जिसके लिए उसको कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर ऐसा नहीं होता है कि कीमोथेरेपी का यूज हमेशा कैंसर के लिए ही होता है। कीमोथेरेपी का यूज मेनली जो होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और इसका यूज डिसीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब कौन से डिसीज होंगे, ये ऐसे सारे डिसीज के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का यूज किया जाएगा जो कि किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कवक आदि से फैलते हैं। तो कीमोथेरेपी एक सिंपल टर्म में समझें तो फिर जो कीमोथेरेपी होती है, मतलब आज के टाइम में मेनली कीमोथेरेपी का मीन लिया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट से। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, कीमोथेरेपी का यूज बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट और अदर डिसीज के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। मतलब कीमोथेरेपी को आप ऐसे समझिए कि हम केमिकल का यूज करके डिसीज और वायरस की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। मतलब केमिकल्स का यूज होगा और डिसीज और वायरल की प्रिवेंट करेंगे। तो हम समझते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होती है। तो फिर इट इज टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट ड्रग किल और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। मतलब क्या होता है कि जो कीमोथेरेपी है, यह एक ट्रीटमेंट का टाइप है कैंसर के, और जिसमें क्या होता है जो कैंसर सेल की ग्रोथ होती है उनको स्लो डाउन किया जाता है। मतलब जो कैंसर में क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं वो स्लो ग्रोथ करती हैं, पर जो कैंसर सेल होती हैं वो नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, और उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो इसमें जो ड्रग्स डिराइव की जाती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आप ऐसा नहीं कि सभी ड्रग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव की जाती हैं। आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो लैब में प्रिपेयर की जाती हैं सिंथेटिकली। दे आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन डिसीज विच कॉज्ड बाई एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज बाई सिंथेटिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली विच लिंक द माइक्रोब्स एंड कैंसर सेल। और एग्जाम्पल की बात करें कि कीमोथेरेपी का किस में यूज किया जाता है, तो फिर कैंसर ट्रीटमेंट में, एंटी इम्यून डिसीज में, और माइक्रोबियल इन्फेक्शन में, इन सभी में कीमोथेरेपी का यूज होता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, कि जो कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल होता है वह क्या होता है। जो कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल होता है, मेनली क्या होता है कि कीमोथेरेपी का जो एम होता है कि इसमें मतलब कीमोथेरेपी का मेन एम होता है कि जो फास्ट डिवाइडिंग सेल हैं और जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उनकी ग्रोथ को स्लो किया जाए और माइक्रोबियल इन्फेक्शन को किल किया जाए। यह इसका प्राइमरी गोल होता है। और पर क्या होता है कि हमेशा जो हमारे शरीर में कुछ ऐसी सेल होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं और डिवाइड होती हैं, जैसे हेयर फॉलिकल की सेल। जो हेयर फॉलिकल की सेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, आप सबको पता है। जो हेयर फॉलिकल की सेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ करती हैं, जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं वो कम ग्रोथ करती हैं। तो जो हमारे जो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है वो हेयर फॉलिकल और जीआईटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर भी साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन भी कैंसर सेल की तरह ही कुछ ज़्यादा ही डिवाइड होती है, ग्रोथ करती है। जो कीमोथेरेपी यूज टू किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ फास्ट डिवाइडिंग सेल लाइक कैंसर सेल। जो कीमोथेरेपी का यूज होता है वो फास्ट डिवाइडिंग सेल की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। इट वर्क थ्रू आउट द बॉडी टू टारगेट कैंसर बट
आल्सो कैन अफेक्ट हेल्थी सेल कॉजिंग साइड इफेक्ट। जो यह कीमोथेरेपी का मेन यूज होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, पर जो क्या होता है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं जिससे हमारी नॉर्मल सेल भी डैमेज हो जाती हैं। और नेक्स्ट क्या है कि जो गोल होता है कीमोथेरेपी का वह कैंसर सेल्स और इन्फेक्शन के को ट्रीट करना, पर क्या होता है कि जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं जिससे हमारी नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब जब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या है, अब हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं, जो कि इस टॉपिक जो कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी के प्रिंसिपल से जो जितने एमसीक्यू बन सकते हैं जीपीएट एग्जाम में, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ कीमोथेरेपी, कि कीमोथेरेपी का जो मेन एम मतलब मेन गोल क्या होता है, कीमोथेरेपी का यूज क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय होस्ट सेल, टू सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू सप्रेस इम्यून सिस्टम, रिड्यूस फीवर। तो पता है कि जो इसका एम होता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, मतलब कैंसर सेल और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्फेक्शन होता है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी रिफर टू, जो टॉक्सिसिटी होती है सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी वह क्यों होती है। ड्रग डैमेज होस्ट सेल, मतलब जो ड्रग होते हैं वो होस्ट सेल को डैमेज करती हैं। ड्रग डैमेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली, ड्रग डैमेज बोथ होस्ट सेल और माइक्रोब्स। और नेक्स्ट है ड्रग इज इनएक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर भी रहने वाला है बी, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी जो सिलेक्टिवली टॉक्सिसिटी क्या होती है कि यह मेनली जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैंसरस सेल को ही किल करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग क्या करती हैं, किल करती हैं बैक्टीरिया को, इनहिबिट करती हैं ग्रोथ को, डिस्ट्रॉय करती हैं डीएनए को, या स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको पता है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इसके बाद है कुछ डिफिनेशन है एंटीबायोटिक। तो आपका पता ही होगा कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे एजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यहाँ सभी मतलब यहाँ क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या केवल मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और जो एंटी माइक्रोब्स होते हैं यह माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज की जाती हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज की जाती हैं, और उनसे कॉज हुए इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटी माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं। मतलब बायोटिक्स से समझिए बैक्टीरिया के लिए, माइक्रोब्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री। जो कीमोथेरेपी की हिस्ट्री थी वह कब से शुरुआत हुई, और कीमोथेरेपी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, और इसका स्टार्ट कब हुआ था। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे पॉल इनरिच, हमारे पॉल इनरिच थे, इन्होंने सबसे पहले कीमोथेरेपी को डिस्कवर किया था, जिसकी खोज के लिए इनको 1908 में एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और फिर एक 1909 में इनके एक स्टूडेंट से साकिरो हाटा करके है नाम, और जो इन्होंने पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट एजेंट साइफिलिस के बारे में बताया था और इसकी खोज की थी। और जो कीमोथेरेपी का गोल्डन टाइम था, मतलब गोल्डन टाइम आप ऐसे समझिए कि कीमोथेरेपी कब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई, मतलब जब से कीमोथेरेपी का यूज बहुत अच्छे से और बहुत इफेक्टिवली होने लगा उसे बोलते हैं गोल्डन टाइम। तो फिर जो गोल्डन एज था एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, तो वह स्टार्ट हुई थी 1928 में। अब क्यों हुआ था ऐसा उसमें, तो जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने डिस्कवर किया था पहली एंटीबायोटिक, जिसके बारे में आप सबको भी पता है कि वो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। और जब पेनिसिलिन की जब खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उस टाइम से जो जो हमारी कीमोथेरेपी थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। और नेक्स्ट क्या है, पेनिसिलिन क्या करते हैं, पेनिसिलिन इनहिबिट द ग्रोथ स्ट्रेप्टोकोकाई व्हिच वाज ग्रोविंग बाय एक्सीडेंट एंड कल्चर प्रेस। एक चीज़ है कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था तो वो कोई पर्टिकुलर इसी डिस्कवरी पर काम नहीं कर रहे थे, जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी वह एक्सीडेंटली हो गई थी, मतलब कि ये कोई और काम कर रहे थे, इनकी गलती से समझ लीजिए कि पेनिसिलिन की खोज हो गई थी। तो हम अब हिस्ट्री कवर हो गई है, तो इसके हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, जो कि कीमोथेरेपी की हिस्ट्री से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। हु इज नाउ एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी है उसके फादर को मतलब कौन से साइंटिस्ट हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पॉल इनरिच, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉक। तो इसका करेक्ट आंसर पॉल इनरिच। द टर्म कीमोथेरेपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। तो इसके भी साइंटिस्ट रहने वाले हैं पॉल इनरिच।
और पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पॉल इनरिच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट कोक ने। तो आपको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवर की थी। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो कि कीमोथेरेपी के जब होती है, किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसमें ड्रग्स कौन कौन सी यूज की जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि कीमोथेरेपी जो होती है वह एक टाइप होता है कैंसर के ट्रीटमेंट का। और क्या होता है कि कीमोथेरेपी के थ्रू हम किसी डिसीज या इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। पर जो कीमोथेरेपी है उसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी यूज होती है वो कुछ अलग कीमोथेरेपी होती है। अलग क्यों होती है? क्योंकि जो उसमें ड्रग्स यूज की जाती हैं वो एंटीबायोटिक के जैसे अपना मैकेनिज्म नहीं देती हैं और वो ना ही एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती हैं। उनका मैकेनिज्म अलग होता है। और जो डिसीज और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी यूज होती है उसमें जो ड्रग्स यूज होती है उनका मैकेनिज्म अलग होता है। जो हमारे सिलेबस में क्या है कि हम उस कीमोथेरेपी के बारे में यहाँ जिक्र हुआ है जो कि हमारे डिसीज और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो जो डिसीज और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में जिस कीमोथेरेपी का यूज होता है उसमें हम किन ड्रग्स का यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी सबसे पहले कौन सी ड्रग्स हैं? सल्फोनामाइड एंड कोर्टिमोक्साजोल। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फोनामाइड की। जो सल्फोनामाइड है इसके नाम में ही क्या है? सल्फोनामाइड। तो जो सल्फोनामाइड्स होती हैं एंटीबायोटिक, तो इनके ग्रुप में क्या होता है? इनके स्ट्रक्चर में एक सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। जितनी भी सल्फोनामाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती हैं उन सभी के स्ट्रक्चर में सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही हम इन्हें सल्फोनामाइड कैटेगरी के एंटीबायोटिक में शामिल करते हैं। तो इन्हें समझ लेते हैं कि दे आर आल्सो नाउ एज सल्फा ड्रग्स। वही चीज़ है कि इन्हें हम सल्फा ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सिंथेटिकली एंटीबायोटिक दैट कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप। जो ये सल्फोनामाइड ग्रुप होती हैं यह एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक होते हैं और इनके स्ट्रक्चर में एक सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। दे आर प्राइमली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो इनका प्राइमली यूज होता है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और सल्फोनामाइड वर एमंग द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड एंड हैव ए हिस्टोरिकल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट। जो हमारी सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक आती हैं तो जब हमारी पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी उसी के दौरान ही सल्फोनामाइड की भी डिस्कवरी हुई थी। इसीलिए हम इसको जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसी के ही एमंग में इसको भी रखते हैं। और जो इसका एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट है उसके ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही इफेक्टिवली रोल है। और जो हम सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन देखें तो क्या है कि जो सल्फोनामाइड है उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह है बेस्ड ऑन एक्शन, मतलब ड्यूरेशन और एक्शन। मतलब कि जो उसका एक्शन है वह कितने टाइम तक रहने वाला है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई किया गया है, एक्शन के बेसिस पे। ड्यूरेशन और एक्शन मतलब क्या होते हैं? एक शॉर्ट एक्टिंग होती है जिसका जो एक्शन पीरियड रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, और एक इंटरमीडिएट कि शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में जिसका एक्शन रहेगा उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग मतलब जिसका एक्शन बहुत लंबे समय तक रहता है। और स्पेशलिस्ट पर्पज मतलब इनका यूज जो होगा कुछ स्पेशलिस्ट पर्पज के लिए किया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग में सल्फाडियाजीन, इंटरमीडिएट में सल्फामिथोक्साजोल, लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडोक्सिन, सल्फामेथोपायराजीन, और स्पेशलिस्ट पर्पज में सल्फासेटामाइड, सोडियम सल्फासोलाजीन और मेफेराइड। ये इसकी कुछ ड्रग्स हैं। अब नेक्स्ट हम इसके अगर जो मैकेनिज्म को समझें तो फिर इसका मैकेनिज्म जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सबको पता चलने वाला है। जो सल्फोनामाइड होती हैं जो ये अपना एक्शन देती हैं तो यह आप समझिए क्या करती हैं, यह जो डीएनए सिंथेसिस होती है उसको रोक देती हैं। सपोज कीजिए कि यह कोई बैक्टीरिया है और उसका यह एक क्या है, यह एक मतलब न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है। और आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन और उसकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि जैसे सपोज कीजिए बैक्टीरिया में डीएनए प्रेजेंट है, यदि उसकी रेप्लिकेशन ना हो तो जो डीएनए जो बैक्टीरिया होगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और उससे कोई नया बैक्टीरिया नहीं फॉर्म होगा। तो जो सल्फोनामाइड होती हैं या क्या करती हैं, या जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसको रोक देती है। कैसे? और जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक बैक्टीरिया से कोई दूसरा बैक्टीरिया बनाना है, 2 बैक्टीरिया बनाने हैं, तो क्या होगा कि जब यह डीएनए रेप्लिकेशन होगा पहले और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एक नया डीएनए फॉर्म होगा, इसमें भी एक नया डीएनए फॉर्म होगा और इसमें भी नया डीएनए फॉर्म होगा। और जब नया डीएनए फॉर्म होगा तो उसकी फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या जरूरी होता है? फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड किससे बनता है? जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाई हाइड्रोपिट्रियोल सिंथेज एंजाइम।
जिसकी हेल्प से ही फोलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो जो ये सल्फोनामाइड्स होते हैं क्या करती हैं, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वह एक पाबा के जैसी होती है। यह एक पाबा इंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और जो सल्फोनामाइड होती है उसकी स्ट्रक्चर एकदम पाबा के जैसे ही होती है। तो ये क्या करती हैं कि यह पाबा के साथ बाइंड करती हैं, और जो डाई हाइड्रोपिट्रियोट सिंथेज एंजाइम होती है इसको इनहिबिट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि फोलिक एसिड नहीं बन पाता है। और जब फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा, और जब डीएनए नहीं बनता है तो नया डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और कोई नया डीएनए नहीं बनेगा, और जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो यह अपना मैकेनिज्म कैसे देती हैं, ये जो क्या करती हैं, यह डाई हाइड्रोपिट्रियोट सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फोलिक एसिड नहीं बनता है, और फोलिक एसिड डीएनए को बनाता है, जिससे डीएनए नहीं बनता है और बैक्टीरिया डेथ हो जाता है। तो हम अब नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अब हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोकाइनेटिक आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है वह ड्रग्स के साथ क्या करती है, उसकी स्टडी ही फार्माकोकाइनेटिक कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है हमारी बॉडी में। एब्जॉर्प्शन होता है, जब ड्रग जाती है एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन जो सल्फोनामाइड होती है उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, उसी को समझते हैं। एब्जॉर्प्शन जो यह ओरली एडमिनिस्टर की जाती है, मतलब जो सल्फोनामाइड होती है उनको ओरली माउथ के थ्रू लेते हैं, और यह रैपिडली अच्छे से जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो सल्फोनामाइड होती हैं क्या वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो वही चीज़ में हम देखते हैं कि जो हमारी सल्फोनामाइड ड्रग्स होती हैं वह हमारे शरीर में अच्छे तरीके से हर ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अब इसके मेटाबॉलिज्म को देखें तो फिर जो सल्फोनामाइड होता है इसका मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर के थ्रू ही होता है, और जो इसकी एक्सक्रीशन देखें तो इसका जो एक्सक्रीशन होता है वह यूरिन के थ्रू, मतलब किडनी के थ्रू यूरिन के रूप में इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में क्या रहने वाला है, एनीमिया, वोमिटिंग, नोजिया, हेपेटाइटिस, टॉक्सिसिटी, ल्यूकोपेनिया। अब एनीमिया क्यों, आपको पता है कि जो सल्फोनामाइड्स हैं वह क्या करती हैं कि यह फास्ट डिवाइडिंग सेल को ब्लॉक कर देती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देती हैं, जिससे इसका इफेक्ट आरबीसी पर होता है और एनीमिया कॉज होता है। और यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं, जिससे वोमिटिंग, नोजिया कॉज होता है, और टॉक्सिसिटी कॉमन है, और हेपेटाइटिस हो जाती है साइड इफेक्ट में। और जब इसके नेक्स्ट हम बात करें थेराप्यूटिक यूजेस की, तो क्या क्या रहने वाले हैं थेराप्यूटिक यूज। यूटीआईस में, ब्रोंकाइटिस में, प्यूनोमोनिया में, बर्स में, मेनिंजाइटिस में, इन सभी में इसका यूज होता है।